यार स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज मैं आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस का यानी कि राजनीति विज्ञान का जो मॉडल पेपर सेट 1 है, इसका मैं फुल सोल्यूशन आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। और काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट करके बोल रहे थे कि सर 2019 से लेकर के 2023 का जो मॉडल पेपर निकला है, हर एक मॉडल पेपर का सोल्यूशन हम लोगों को जल्दी करा दीजिए। और आज मैं जो मॉडल पेपर आप लोगों को बता रहा हूँ, यह मॉडल पेपर जो है ना 2019 का मॉडल पेपर है और आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह जो मॉडल पेपर का प्रश्न है ना, मैंने एक एक करके आप लोगों के लिए पढ़ करके देखा है और यहाँ से काफ़ी सारा प्रश्न जो है ना, जो 2023 का मॉडल पेपर निकला है उसमें काफ़ी सारा क्वेश्चन यहाँ से दिया गया है। बिल्कुल भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन अब आप लोग बिल्कुल भी मत छोड़िए। मैं जितना सारा वीडियो अपलोड करता हूँ वो सारा मॉडल पेपर से रिलेटेड होता है और आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सारे स्टूडेंट नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे उनका पहला नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में पहुंचे और आप लोग जल्दी जल्दी उस वीडियो को देख करके एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल धाकड़ तरीके से करके रख लें। तो यहाँ जो पहला प्रश्न दिया हुआ है देख लीजिए, आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला प्रश्न क्या है कि किस दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया था, और यही जो प्रश्न है ना, यही 2023 के मॉडल पेपर में दिया गया है। तो आप लोगों के लिए यह मॉडल पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। तो यहाँ देखिए जो प्रश्न दिया गया है ना कि किस दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया था, तो याद रखिएगा मुस्लिम लीग के जो लोग थे, यही संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया था। बिल्कुल भी पहला ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। दूसरा प्रश्न नोट करिए कि किसने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, तो याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, जो तीसरा नंबर का प्रश्न है कि न्यायालय के किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया है कि हमारे मौलिक अधिकारों में कोई भी कटौती नहीं की जा सकती है। बिल्कुल राइट है और इसका जो आंसर होगा ना, केशव दास भारती केस वाला जो 1973 में हुआ था, तो इसी में कहा गया था कि देखिए हम लोगों का जो मौलिक अधिकार है ना, उसमें कोई भी कटौती नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ देखिए सी ऑप्शन जो आप लोग देख रहे हैं ना, बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। अगला यहाँ पर देखिए, अगला जो प्रश्न है कि भारतीय संविधान में वर्णित इनमें से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार में बिल्कुल भी शामिल नहीं है। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि हमारे संविधान में हम लोगों के लिए मौलिक अधिकार कितना है, अभी वर्तमान में कितना है, और कौन ऐसा मतलब अधिकार है जिसे हटाया गया है। तो यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं ना ऑप्शन, यहाँ पर देखिए स्वतंत्रता का अधिकार, ये हम लोगों के मौलिक अधिकार में शामिल है। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी शामिल है। यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन जो देख रहे हैं ना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये भी शामिल है। और यहाँ जो संपत्ति का अधिकार है ना, ये पहले शामिल था लेकिन अब हटाया गया है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि ये अभी मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला जो प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर जो यहाँ पहला ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, अगला देख लीजिए, अगला जो यहाँ पर प्रश्न है ना 6 नंबर का, कि मतदाताओं के लिए तस्वीर सहित पहचान पत्र को किस वर्ष से अनिवार्य कर दिया गया है या फिर कर दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर, मतलब देखिए मतदाताओं मतलब वोटर कार्ड आप लोग देखे हैं ना, तो वोटर आईडी कार्ड जो है ना, उसमें देखिए जो कैंडिडेट रहता है ना, उसका तस्वीर अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आखिर वह कब से चालू किया गया है, प्रश्न यही है। ठीक है, तो देख लीजिए इसका जो राइट आंसर होगा ना, 1993 में ऐसा जो नियम है उस नियम को चालू किया गया था। और अगला यहाँ पर प्रश्न देख लीजिए कि किसने राजनीतिक क्षेत्र में महिला प्रतिनिधि को उचित माना था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पर देखिए जे एस मिल होगा। क्या होगा, जे एस मिल इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए जो 8 नंबर का प्रश्न है कि राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा गया है।
तो याद रखिएगा आप लोग, किसे कहा गया है, तो राज्यपाल को कहा जाता है। अगला प्रश्न नोट करिए, अगला जो प्रश्न है ना 9 नंबर का, कि मतलब यहाँ पर दिया हुआ है कि कितने एंग्लो इंडियन सदस्यों के राष्ट्रपति लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए मनोनीत करते हैं। तो जो इसका राइट आंसर होगा ना 2 होगा। क्या होगा? 2 इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए जो 10 नंबर का प्रश्न है ना कि लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता कौन होता है। तो देखिए लोकसभा जो होता है ना, लोकसभा बहुमत वाले दल के लिए जो उनके लीडर होते हैं, तो लीडर जो होते हैं कौन होते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा जो प्रधानमंत्री होता है ना, वही लोकसभा में बहुमत वाले दल का लीडर होते हैं, मतलब प्रधानमंत्री। ठीक है, इसे प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता है, बिल्कुल आप लोग याद रखिए। और देखिए जो अगला यहाँ पर प्रश्न है ना 11 नंबर का देख लीजिए। और इस वीडियो में यानी कि 2019 का जो यह मॉडल पेपर है ना, इसमें टोटल 50 प्रश्न है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। एक भी क्वेश्चन को बिल्कुल भी मत छोड़िए, एक भी आंसर को बिल्कुल भी मत छोड़िए, अच्छे से याद करके रख लीजिए। और यहाँ देख लीजिए जो 11 नंबर का प्रश्न है ना कि कोई मंत्री जो सांसद या फिर विधायक नहीं है, तो उसे कितने समय में सांसद या फिर विधायक होना अनिवार्य होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना 6 माह में उसको बनना पड़ेगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला देख लीजिए, अगला जो प्रश्न है ना यहाँ पर कि राज्यसभा को धन विधेयक पास करने के लिए कितना समय दिया जाता है। तो याद रखना है 14 दिन का समय मिलता है धन विधेयक पास करने के लिए। अगला जो है ना यहाँ पर अगला प्रश्न कि किसी भी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसका राइट आंसर होगा 500 सदस्य। कितना? 500 सदस्य होगा। अगला प्रश्न देखिए जो 14 नंबर का प्रश्न है ना कि इनमें से कौन भारतीय सांसद का अंग नहीं है। तो यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति होगा या लोकसभा होगा या राज्यसभा होगा या प्रधानमंत्री होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन में बताना है कि भारतीय सांसद का अंग कौन वाला नहीं होगा। तो देखिए प्रधानमंत्री जो है ना, यह भारतीय सांसद का अंग नहीं होता है। और अगला प्रश्न नोट करिए कि किसी भी विधायक दल के कितने सदस्य एक साथ अपनी पार्टी छोड़कर किसी भी अन्य पार्टी में शामिल होते हैं। तो उन्हें दल बदलू नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक आदमी नहीं होता है, उसमें और काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ना, यहाँ पर देखिए 2/3 सदस्य इसका राइट आंसर होगा। ठीक, अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है ना यहाँ पर 16 नंबर का काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश आयु को बढ़ाने का अधिकार किसके पास में होता है, या फिर किसके, हाँ वही होता है ना, किसके पास में होता है। तो देखिए संसद के पास में होता है। अगला प्रश्न नोट करिए कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश आयु कितनी होती है। तो याद रखिएगा 62 साल का होता है। कितना? तो 62 साल का होता है। अगला प्रश्न नोट करिए कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो याद रखिए राष्ट्रपति करता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, हर एक क्वेश्चन मैंने खुद पढ़ करके देखा है। अगला यहाँ पर देख लीजिए कि भारत के चुनाव आयोग को किस सूची में रखा गया है। तो देखिए भारत के चुनाव को कौन से सूची आयोग में रखा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा संघ सूची में रखा गया है। ठीक है ना, हर एक चीज़ समझ में आएगा, बस वीडियो को अंत तक देख तो लीजिए। अगला यहाँ पर प्रश्न देखिए जो यहाँ पर मतलब 20 नंबर का है। ठीक है, कि केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों के वितरण को किस अनुसूची में रखा गया है। तो 7वीं अनुसूची में रखा गया है। अगला प्रश्न नोट करिए जो 21 नंबर का प्रश्न है कि यदि किसी भी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो उस राज्य में 5वीं राज्य की व्यवस्था होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है ना द्विस्तरीय चुनाव होता है। क्या होता है? तो द्विस्तरीय चुनाव होता है। ठीक है, अगला प्रश्न नोट करिए, अगला जो प्रश्न है ना 22 नंबर का कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना हुई थी या फिर व्यवस्था हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो राजस्थान में हुआ था और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला यहाँ पर देखिए, अगला जो प्रश्न है ना यहाँ पर कि भारतीय संविधान का मूल दर्शन क्या होता है। तो भारतीय संविधान का जो मूल दर्शन होता है ना वो
इसका राइट आंसर होगा लोकतांत्रिक समाजवाद होता है। क्या होता है? तो लोकतांत्रिक समाजवाद होता है। अगला प्रश्न नोट करिए कि संविधान की सजीवता के लिए इनमें से कौन महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ जो पॉइंट आप लोग देख रहे हैं ना, कौन वाला यहाँ पर है कि संविधान की सजीवता के लिए जो है इम्पोर्टेंट नहीं रखता है, इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसका राइट जो आंसर होगा ना, यहाँ पर देखिए पहला जो पॉइंट है ना कि राजनीति पार्टी के कार्यक्रम जो है, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है ना कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया वर्णन मतलब प्रक्रिया का वर्णन मिलता है। तो देखिए इसका राइट जो आंसर होगा ना, अनुच्छेद यहाँ पर आप लोग जो देख रहे हैं 368, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न नोट करिए, अगला जो प्रश्न है ना यहाँ पर 26 नंबर का कि किसे नई राजनीति का पिता कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए राजनीति के पिता किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर देखिए मैकियावली को कहा जाता है। सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। आगे देखिए 27 का जो प्रश्न है ना कि पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा अरस्तू हैं। क्या है? तो अरस्तू हैं। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है ना 28 नंबर का कि व्यवहारवादी क्रांति का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिए आप लोग 1945 में हुआ था। कब? 1945 में। अगला प्रश्न देखिए कि वोट देने का संबंध किस स्वतंत्रता से है। देखिए कि किस ऐसा कौन सा नियम है या फिर ऐसा कौन सा स्वतंत्रता अधिनियम है जिसके बदौलत जो है लोग वोट देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना, राजनीतिक स्वतंत्रता के मतलब राजनीतिक स्वतंत्रता जो ही होता है ना, यही नियम के कारण ही तो लोग वोट देते हैं, पॉलिटिक्स के कारण। ठीक है, आगे देखिए अगला जो यहाँ पर प्रश्न आप लोग देख रहे हैं ना 30 नंबर का कि ऐसी समाज की कल्पना किसने नहीं किया था कि जिसमें ना वर्ग होगा और ना राज्य होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना, फांसीवादी होगा। क्या होगा? फांसीवादी होगा। अगला प्रश्न देखिए कि किसने फ्रीडम फ्रॉम फियर नामक पुस्तक लिखी है, तो इसका राइट आंसर होगा आंग सान सू। क्या होगा? आंग सान सू इसका राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न देखिए जो 32 नंबर का है कि किनके विचार हैं कि प्राकृतिक असमानता को दूर नहीं किया जा सकता है। मतलब यह किनका विचार है, किसने कहा था कि प्राकृतिक असमानता जो है ने इसको कभी भी दूर नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा क्या? रूसो होगा। ठीक है, रूसो का ही कथन है कि प्राकृतिक असमानता को कभी भी दूर नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न आप लोग नोट करिए, अगला जो है ना यहाँ पर प्रश्न की किनका कथन है कि व्यक्ति चाहे कितना भी ऊंचा हो, कानून उससे ऊपर ही होता है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर होगा सर एडवर्ड कोक। सर एडवर्ड कोक ने क्या कहा था कि व्यक्ति चाहे भी कितना भी ऊंचा हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन कानून हमेशा उसके ऊपर में ही होता है। तो ये बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न नोट करिए जो 34 नंबर का है कि प्लेटो ने अपनी किस पुस्तक में न्याय संबंधी अवधारणा की व्याख्या या फिर व्याख्या की थी। तो इसका राइट जो आंसर होगा ना, द रिपब्लिक होगा। क्या होगा? द रिपब्लिक होगा। आगे देखिए अगला जो प्रश्न है ना यहाँ पर मतलब 35 नंबर का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए कि किस सिद्धांत के अनुसार वर्ग विहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा मार्क्सवादी। क्या होगा? मार्क्सवादी होगा। 36 नंबर का प्रश्न देखिए कि अधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। तो याद रखिएगा स्वतंत्रता न्यायपालिका इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए जो 37 नंबर का प्रश्न है कि किसने कहा है कि किसी भी राज्य की पहचान वहाँ के अधिकारों की व्यवस्था से की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर होगा लोस्की का कथन था। ठीक है, आगे नोट करिए कि इनमें कौन जीवन स्वतंत्रता तथा संपत्ति से संबंधित 3 अधिकारों को प्राकृतिक अधिकारों के रूप में माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना 38 का, याद रखिएगा बी ऑप्शन सही होगा, मतलब जॉन लॉक। ठीक है, आगे देखिए जो अगला प्रश्न है यहाँ पर 39 नंबर का कि अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना कौन सा अधिकार होता है। अपने से बड़े लोगों को हम लोग किस लिए सम्मान करते हैं, कौन अधिकार के लिए। तो याद रखिएगा नैतिक अधिकार के लिए। कौन अधिकार के लिए? नैतिक अधिकार के लिए। अगला प्रश्न नोट करिए कि किसने आज के विश्व को भूमंडलीय गांव की संज्ञा दिया है। तो याद रखिएगा मार्शल मैकलुहान ने। किसने? तो मार्शल मैकलुहान इसका राइट आंसर होगा। और आगे नोट करिए जो 41 नंबर का प्रश्न है कि एक व्यक्ति
एक वोट का सूत्र किसने दिया था? एक व्यक्ति का एक ही वोट देना है, यह सूत्र किसने प्रस्तावित किया था, किसने कहा था? तो याद रखिएगा वेंथम, वेंथम का कथन है। किसका? वेंथम का, मतलब बेंथन है। यहाँ पर थोड़ा साफ साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ यहाँ पर देखिए वेंथम इसका राइट आंसर होगा, पहला पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर देखिए 42 नंबर का जो प्रश्न है ना कि किस देश में रमत का नियम के आधार पर नागरिकता मिलती है, मतलब ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर रमत का नियम के आधार पर नागरिकता मिलती है? तो 42 का आंसर होगा फ्रांस। क्या होगा? फ्रांस होगा। अगला प्रश्न देखिए जो 43 नंबर का है कि यहाँ पर दिया हुआ है ना कि कौन सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रवाद है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इनमें से सबसे जो अच्छा सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रवाद है उसका नाम क्या है? तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर जो डी ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं ना कि उदारवादी राष्ट्रवाद, ये बिल्कुल परफेक्ट है, सबसे सर्वश्रेष्ठ में आता है। आगे देखिए अगला जो प्रश्न है ना 44 का कि किसने कहा है कि राष्ट्रवाद एक पूंजीवादी अवधारणा है। ठीक है, ये तो यहाँ जो मतलब यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब की बार जो है ना एग्जाम में यह सवाल जरूर से जरूर आएगा। देखिए किसने कहा है कि राष्ट्रवाद एक पूंजीवादी अवधारणा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ना कार्ल मार्क्स होगा। क्या होगा? कार्ल मार्क्स इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर थोड़ा मिस प्रिंट हुआ है। ठीक है, आगे नोट करिए जो 45 नंबर का प्रश्न है कि समाज की भलाई हेतु राज्य द्वारा किसी भी धर्म के मामले में उचित निर्णय क्या होगा? देखिए समाज की भलाई हेतु राज्य द्वारा जो किसी भी धर्म के मामले में उचित निर्णय क्या होना चाहिए? तो जो निर्णय होगा ना वो क्या होगा कि राज्य धर्म के मामले में हस्तक्षेप करेगा। यहाँ जो आंसर है ना पहला वाला, इसका सही जवाब होगा। और देखिए 46 नंबर का जो प्रश्न है कि धर्म लोगों के लिए अफीम है। धर्म क्या है? लोगों के लिए अफीम है। तो किसने कहा था? तो याद रखिएगा कार्ल मार्क्स का कथन है, जो यहाँ पर बी ऑप्शन है बिल्कुल इसका सही जवाब है। आगे देख लीजिए अगला जो प्रश्न है ना 47 नंबर का कि किस आधार पर भारत का एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, मतलब किस आधार पर भारत जो है ना एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो याद रखिएगा भारत में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है और नहीं होता है। तो इसके अनुसार ही तो भारत जो है ना एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, धर्मनिरपेक्ष देश है। आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न नोट करिए कि किस देश के संविधान को शांति संविधान कहा जाता है? तो याद रखिएगा जापान को। यहाँ पर देखिए इनमें से कौन शांति का उपदेश है? शांति का उपदेशक यहाँ जो दिया हुआ है ना कौन वाला होगा? तो महात्मा गांधी होगा। ठीक है, आगे नोट करिए जो इस वीडियो का बिल्कुल भी अंतिम प्रश्न है कि सबसे पहले किसने राजनीतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो याद रखिएगा आप लोग यहाँ जो पहला ऑप्शन देख रहे हैं लुसियन डब्ल्यू पाई इसका राइट आंसर होगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, और यही था आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और इसके बाद में आप लोगों को हर एक क्वेश्चन का वीडियो, हर एक मॉडल सेट का वीडियो मिलता रहेगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को आप लोग जरूर दबाइए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।